चलिए फिर से स्वागत है एक बार आपका गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम पुनः उपस्थित हैं विगत परीक्षाओं के पेडागोजी में आए हुए संस्कृत विषय के प्रश्नों के साथ। हम देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और पहला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया एकः भाषा विकारः। डिस्लेक्सिया एक भाषाई विकार है, यह प्रभावयति जो प्रभावित करता है, संकेत बोधम संकेत बोध को प्रभावित करता है, या फिर कथित भाषा बोधम कही हुई भाषा को समझने में उसको दिक्कत करता है। ये मौखिक भाषा बोधम मौखिक भाषा को समझने में ये समस्या उत्पन्न करता है, या लिखित भाषा बोधम लिखित भाषा को समझने में समस्या उत्पन्न करता है। तो लिखित भाषा बोधम का मतलब है लिखी हुई भाषा का बोध करना। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि लिखी हुई भाषा को पढ़ना, और पढ़ने से संबंधित जो विकार होता है वो विकार ही क्या कहलाता है, डिस्लेक्सिया। अतः यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या है, डी है, चौथा विकल्प सही है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। लेखनम एका प्रक्रिया। लेखन जो होता है एक प्रक्रिया होती है, और इति मन्यते ऐसा माना जाता है, चेत यदि लेखनम एका प्रक्रिया इति मन्यते लेखन एक प्रक्रिया होती है ये माना जाता है। किम नास्ति अत्यावश्यकः भागः। अब ये जो लेखन एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के लिए एक अत्यंत आवश्यक भाग कौन सा नहीं है। लेखन एक प्रक्रिया है ऐसा माना जाता है यदि, तो लेखन के संबंध में अत्यावश्यक भाग कौन सा नहीं है। क्या मूल्यांकन आवश्यक भाग नहीं है, संपादन नहीं है, प्रारूप निर्माण नहीं है, या फिर पुनर्वलोकनम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, लेखन एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले क्या होता है, विचारोत्तेजन होता है, विचार उत्पन्न किए जाते हैं। उसके बाद एक रूपरेखा बनाई जाती है, रूपरेखा के बाद हम प्रारूप निर्माण करते हैं, मतलब ड्राफ्टिंग करते हैं। उसके बाद हम पुनर्वलोकन करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। फिर हम त्रुटि संशोधन करते हैं, त्रुटि संशोधन के बाद हम फाइनल ड्राफ्टिंग करते हैं, पुनः लिखते हैं। लेकिन इसमें कहीं भी मूल्यांकन की बात नहीं आती है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। और पूछा भी गया है कि लेखन एक प्रक्रिया है, यदि ऐसा आप मानते हो तो ये बताओ कि कौन सा अति आवश्यक भाग नहीं है। तो देखिए, पुनर्वलोकन अत्यावश्यक भाग है क्योंकि हमको रिवाइज करना चाहिए। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ कुछ अशुद्धियाँ रह गई हों। उन अशुद्धियों को अगर हम संशोधित नहीं करेंगे तो गलत लेख हो जाएगा। प्रारूप निर्माण भी एक महत्वपूर्ण अंग है, संपादन भी महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती। मूल्यांकन हम थोड़ी ही करेंगे, मूल्यांकन तो हमारे लेख को जो पढ़ेगा वो करेगा। तो मूल्यांकन हमारे द्वारा की जाने वाली क्रिया नहीं होती है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय से शिक्षकः। प्राथमिक विद्यालय का कोई शिक्षक है जो छात्रैः स्वपरिचित भाषया परिवारस्य तथा मित्राणाम विषये कथोपकथनार्थम अनुमतिम ददाति। प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय से शिक्षकः, प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक छात्रैः छात्रों द्वारा स्वपरिचित भाषा अपनी परिचित भाषा के माध्यम से, जो भाषा वो जानते हैं उस भाषा के माध्यम से, परिवारस्य तथा मित्राणाम विषय अपने परिवार और अपने मित्रों के विषय में कथोपकथनार्थम बातचीत करने के लिए, उनके विषय में बताने के लिए, कहने के लिए अनुमतिम ददाति अनुमति देता है। अध्यापक कहता है कि आप अपने मित्रों के विषय में, अपने परिवार के सदस्यों के विषय में अपनी मातृभाषा में बातचीत कर सकते हैं। उसने ऐसी आज्ञा दी, अनुमति दी। तत्र शिक्षकस्य मुख्यम उद्देश्यम भवति। अब वहां पर शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या शिक्षक ये चाहता है कि छात्र सुविधा का अनुभव करें, छात्राणाम विषय समुचितम ज्ञानम, उसे छात्रों के विषय में समुचित ज्ञान है, या फिर बहुभाषिकताम साधन रूपेण प्रयोगः, अध्यापक चाहता है कि बच्चे बहुभाषिकता का संसाधन के रूप में प्रयोग करें, अथवा छात्राणाम सामान्य ज्ञान वर्धनम,
छात्रों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाना चाहता है अध्यापक, इसलिए उसने अपनी मातृभाषा में बात करने के लिए बच्चों को अनुमति दे दी है। तो बच्चों को अपनी मातृभाषा में बात करना थोड़ा सहज होता है, सरल होता है, इसलिए बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बातचीत करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं भाषाई विकास होगा। और ये मातृभाषा के माध्यम से हम किसी दूसरी भाषा को सीखते हैं, ये क्या है, बहुभाषिकता को साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। चॉम्स्की मतानुसारम, चॉम्स्की के मतानुसार मनुष्याः, जो मनुष्य होता है, जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम धारयन्ते। नाम चॉम्स्की के मतानुसार मनुष्य जन्म से ही भाषा ग्रहण करने की क्षमता से युक्त होता है। एन तेषु, जिसके कारण, तेषु मतलब उसमें, उनमें, उत्पद्यते उत्पन्न होता है। क्या? जटिल शब्दाः, वे जटिल शब्द जानते हैं, जटिल शब्द उत्पन्न होते हैं। अर्थ विचारः या फिर वर्ण विचारः अथवा साधारण व्याकरणम। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, साधारण व्याकरण। चॉम्स्की के मतानुसार मनुष्य जन्म से ही भाषा ग्रहण के साधन को धारण करता है, इससे उसमें क्या उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न क्या होता है, साधारण व्याकरण उत्पन्न होता है। ए विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की करते हैं बात। पांचवा प्रश्न है, सर्जनात्मक लेखनस्य, सर्जनात्मक लेखन के अनेकान प्रयोजनानि सन्ति, अनेक प्रयोजन होते हैं, उद्देश्य होते हैं। जो बच्चों द्वारा सर्जनात्मक लेख लिखा जाता है उसका कोई एक नहीं अपितु अनेक उद्देश्य होते हैं। तेषु प्रमुखम अस्ति, उन अनेक उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य होता है। क्या होता है, भाव विनिमय, क्या भावों का विनिमय करना, आदान प्रदान करना, ये उद्देश्य होता है। क्या वर्तनी शुद्धता, बच्चों की वर्तनी शुद्ध हो, ये उद्देश्य होता है। व्याकरण शुद्धता, व्याकरण शुद्ध हो, ये उद्देश्य होता है। या फिर स्वाभिव्यक्ति ही, वो अपनी अभिव्यक्ति दें, ये उद्देश्य होता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो सर्जनात्मक लेख होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, भाव विनिमय, वर्तनी शुद्धता, व्याकरण शुद्धता होता सब कुछ है, लेकिन जो प्रमुख उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि बच्चे कहीं से कॉपी ना करें बल्कि अपने मूल भावों को वहाँ पर व्यक्त करें, अपने स्वयं के विचारों को व्यक्त करें, स्वयं के विचारों को लिखें। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्वाभिव्यक्ति ही। स्वाभिव्यक्ति मतलब खुद की अभिव्यक्ति, स्व मतलब अपनी, अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति। ठीक है, तो डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा पांचवें प्रश्न में। हम बात करते हैं, छठा प्रश्न आ गया है सामने उसकी। छठा प्रश्न क्या है, मम माता, मम माता मतलब मेरी माता, इति विषयम अधिकृत्य, इस विषय को अधिकृत करके, इस विषय को आधार बना करके एकम निबंधम लेखितुम शिक्षिका छात्रान प्रेरयति। मेरी माता इस विषय को आधार बना करके अध्यापिका अपने छात्रों को एक निबंध लिखने के लिए प्रेरित करती है। वो चाहती है कि बच्चे, वो कहती है कि प्रेरित करती है कि बच्चे अपनी माता को आधार बना करके एक निबंध लिखें। एतस्मिन् प्रसंगे, अब माता के संदर्भ में निबंध लिखना है, इस प्रसंग में सा मुख्यतया छात्रेभ्यः किम निर्देशेत, वह मुख्य रूप से छात्रों को क्या निर्देश देगी, या उसे मुख्य रूप से छात्रों को क्या निर्देश देना चाहिए। तो बच्चों को निर्देश क्या दिया जाना चाहिए अध्यापिका के द्वारा, क्या दिया जाना चाहिए कि वर्तनी विषय जागरूका भवन्तु, निबंध लिखते समय अपनी वर्तनी के विषय में जागरूक रहना, वर्तनी संबंधित अशुद्धियां ना होने पाएं, अर्थात वर्तनी का गलत प्रयोग मत करना। या स्व अनुभव आधारेण लिखन्तु, अपनी माता के विषय में निबंध लिख रहे हो इसलिए अपने अनुभव के आधार पर सभी लोग लिखिए। व्यवस्थितया शुद्धतया च लिखन्तु, व्यवस्थित रूप से और शुद्ध रूप से लिखना है। या मार्गदर्शक पुस्तकम उदाहरण रूपेण व्यवहरन्तु, मार्गदर्शक पुस्तक का उदाहरण के रूप में व्यवहार कर सकते हो, अर्थात प्रयोग कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए, अगर हमें मम माता विषय में निबंध लिखना है, मम माता मतलब मेरी माता के विषय में निबंध लिखना है, तो मेरी माता के विषय में कोई पुस्तक तो हमें बता नहीं सकती कि मेरी माँ के अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन कौन सी बुराइयाँ हैं, कौन से गुण हैं, कौन से दोष हैं। अपनी माँ के विषय में हमसे ज़्यादा कोई और जानता नहीं है, वहाँ कोई पुस्तक हमारे काम आने वाली नहीं। इसलिए
विकल्प पहला हो जाएगा गलत। व्यवस्थित और शुद्ध रूप से लिखना है, ये सही तो है, लेकिन कितना सही अगले विकल्प पढ़कर तब हम बात करेंगे, है ना। वर्तनी विषय में जागरूक रहना है, वर्तनी अशुद्ध नहीं होनी है, तो वर्तनी एक बार अशुद्ध हो जाएगी थोड़ी बहुत चलेगा। हमारी भाषा व्यवस्थित नहीं होगी, शब्द इधर उधर हो जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर हम अपने अनुभव के आधार पर नहीं लिखेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। माता के विषय में, अपनी माता के विषय में लिखना है तो जो हमने अनुभव किया है आज तक हम उसी के आधार पर लिखेंगे, तभी वो निबंध सही होगा। तीसरा विकल्प हमारा सबसे उपयुक्त विकल्प है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, और 7वां प्रश्न कह रहा है षष्ठ कक्षायाः, षष्ठ कक्षाया मतलब छठी कक्षा की शिक्षिका स्वछात्रान उत्तम लेखकान कर्तुम इच्छति। कक्षा 6 की अध्यापिका है जो अपने छात्रों को उत्तम लेखक बनाना चाहती है। सा बिंदु नाम आधारेण, वह कुछ बिंदुओं के आधार पर लेखन कार्य से आरंभम कर्तुम प्रेरयति, वह कुछ बिंदु देती है, कुछ पॉइंट देती है और उनके आधार पर लेखन कार्य का आरंभ करने के लिए बच्चों को प्रेरित करती है। अनंतरम, अब बच्चे जब लिख लेते हैं, लेखन कार्य समाप्त करते हैं, उसके पश्चात एकम असंपूर्णम अपरिमार्जितम लेखम प्रस्तुय। एक असंपूर्ण मतलब अधूरा, अपरिमार्जित मतलब जो अशुद्ध है, जो अधूरा है, जो अशुद्ध है, ऐसे लेख को प्रस्तुय प्रस्तुत करके तदुपरि सहपाठिभिः सह चर्चाम कर्तुम प्रेरयति, उस लेख पर सहपाठियों के साथ चर्चा करने के लिए बच्चों को प्रेरित करती है। शिक्षिका लेखनम एवं प्रकारेण पश्यति, अब शिक्षिका उस लेख को इस प्रकार से देखती है, वह जो अशुद्ध और अपरिमार्जित लेख है, अधूरा लेख है, उस लेख को शिक्षिका इस प्रकार से देखती है। क्षमा चाहेंगे, शिक्षिका लेखनम, अपरिमार्जित लेख को नहीं बल्कि लेखन की प्रक्रिया को शिक्षिका लेखन को किस प्रकार से देखती है, चर्चा के रूप में देखती है, परिणाम के रूप में देखती है, प्रक्रिया के रूप में देखती है, या फिर निबंध के रूप में देखती है। तो ध्यान दीजिए, बच्चों को उत्तम लेखक बनाना है तो पहले उसने बच्चों को कुछ बिंदु दे दिए, मतलब एक रूपरेखा बनाकर दे दी। उस रूपरेखा के आधार पर ही बच्चे लेखन का कार्य कर रहे हैं। लेखन कार्य संपन्न होने के बाद बच्चे किसी अशुद्ध और अपरिमार्जित लेख को आपस में चर्चा परिचर्चा करके उसको सही कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। इस प्रकार का लेख जो होगा वो क्या कहा जाएगा, प्रक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, यह क्या है, लेखन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 8वां विकल्प, और 8वां विकल्प है कस्याश्चित भाषायाः ज्ञानम नाम, किसी भाषा के ज्ञान का नाम क्या होता है। हम कब कह सकते हैं कि हमें इस भाषा का ज्ञान है, जब हम तस्याः भाषायाः व्याकरण नियमानाम ज्ञानम, हम उस भाषा के व्याकरण के सभी नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लें तो हम कह सकते हैं कि भाषा का ज्ञान हो गया है। तया भाषा अभिव्यक्ति है ज्ञानम, जो भाषा हम सीख रहे हैं उसी भाषा में हम अपनी अभिव्यक्ति देना शुरू करें, उसी भाषा में बातचीत करना हमें आ जाए तो भाषा का ज्ञान है। या तस्याः भाषायाः सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम, उस भाषा के सभी शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लें, जो असंभव है। आज तक किसी को भाषा के सभी शब्दों का ज्ञान नहीं हो पाया है ना। तो ये तो विकल्प अशुद्ध हो गया पहले ही। तस्याम भाषायाम सम्यक लेखनस्य ज्ञानम, क्या उस भाषा में केवल भली भांति लिखने का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम कह सकते हैं भाषा का ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो ध्यान दीजिए, व्याकरण के नियमों का ज्ञान प्राप्त करना भाषा ज्ञान है, गलत है। केवल लिखने का ज्ञान प्राप्त करना गलत है। उस भाषा के सभी शब्दों को याद कर लेना भाषा का ज्ञान कहा जाएगा, ये भी गलत है। सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा कि हम जो भाषा सीख रहे हैं उस भाषा में हम अभिव्यक्ति देना जान जाएं, बातचीत करना सीख जाएं, तो हम कह सकते हैं कि हमें इस भाषा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा 8वें प्रश्न में। 9वां प्रश्न आ रहा है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, 9वां प्रश्न है विद्यार्थी केंद्रित भाषायाः कक्षा सा वर्तते। विद्यार्थी केंद्रित भाषा की कक्षा वह होती है, हमको पता है कि भाषा के
जो शिक्षण होता है, शिक्षण के 3 अंग होते हैं, अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, जिसमें केंद्र कौन होता है? विद्यार्थी होता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी को केंद्र बना करके प्रश्न किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विद्यार्थी केंद्रित भाषा की कक्षा वह होती है यस्याम, जिस कक्षा में शिक्षकस्य कथनस्य समयावधि न्यूनाति न्यूना, जिसमें अध्यापक के बोलने की समयावधि न्यून से न्यून होती है, मतलब कम से कम होती है, तथा छात्राणाम कथन से समयावधि अधिकाधिका वर्तते, और बच्चों के बोलने की समयावधि अधिक से अधिक होती है। विद्यार्थी केंद्रित भाषा कक्षाया एवं वैशिष्ट्यम, विद्यार्थी केंद्रित भाषा की कक्षा की यह विशेषता अधोलिखितेषु केन कथनेन समर्थितम भवति, अधोलिखित में से किस कथन के द्वारा समर्थित हो रही है। अर्थात विद्यार्थी केंद्रित भाषा की कक्षा के संबंध में नीचे लिखे हुए कौन से कथन के द्वारा इस बात का समर्थन हो रहा है। तो पहला विकल्प है शिक्षकः तथा विधि मार्ग से अवलंबनम कुर्यात्, शिक्षक को उस प्रकार के मार्ग का अवलंबन करना चाहिए एन, जिसके द्वारा छात्राः स्वयमेव ज्ञानम प्राप्तुम प्रोत्साहिता भवेयुः, जिस मार्ग से बच्चे स्वयं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हों, उनको बताने की आवश्यकता ना पड़े। दूसरा है शिक्षकः लक्ष्य भाषायाः मातृभाषायाम अनुवादम कुर्यात्, शिक्षक को चाहिए कि वो लक्ष्य भाषा का मातृभाषा में अनुवाद कर दे, तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बच्चे खुद ब खुद मातृभाषा में पढ़ लेंगे, तो अधिक से अधिक बच्चे बोलेंगे। तीसरा विकल्प है छात्राणाम सौकर्यार्थम शिक्षकः प्रतिवाक्यम पाठस्य व्याख्यानम कुर्यात्, छात्राणाम सौकर्यार्थम, सौकर्यार्थ का मतलब होता है सरलता के लिए, सुविधा के लिए, तो छात्रों की सुविधा के लिए शिक्षक प्रत्येक वाक्य का पाठस्य, पाठ का व्याख्यानम कुर्यात्, व्याख्यान करे। जब पाठ के प्रत्येक वाक्य का व्याख्यान कर देगा तो बच्चों को वहां आसानी से समझ में आ जाएगा, अध्यापक को ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चौथा विकल्प है छात्राः समस्याः न अनुभवन्तु, छात्र समस्या का अनुभव ना करें, इति मत्वा शिक्षकः प्रश्नानाम उत्तराणि लेखयेत्, छात्र पढ़ने के समय किसी भी समस्या का अनुभव ना करें, इसलिए ऐसा मान करके शिक्षक को चाहिए कि वो सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दे, और अगर सभी प्रश्नों के उत्तर लिख देता है तो ये बच्चों के लिए सरल हो जाएगा, और सरल हो जाएगा तो ये कक्षा क्या हो जाएगी? विद्यार्थी केंद्रित कक्षा हो जाएगी। अब आप बताइए यहाँ पर आपको सही उत्तर कौन सा लग रहा है? विद्यार्थी केंद्रित भाषा की कक्षा वह होती है जिसमें शिक्षक के बोलने की समयावधि कम से कम होती है, बच्चों के बोलने की समयावधि अधिक से अधिक होती है, मतलब बच्चे अपने आप से पढ़ते हैं तो इसलिए ज़्यादा बोल रहे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो हमें तो ए लग रहा है, शिक्षक को उस मार्ग का अवलंबन करना चाहिए, उस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए, उस तरीके का प्रयोग करना चाहिए जिससे छात्र स्वयं से ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हों, और जब बच्चे प्रोत्साहित होंगे तो स्वयं से वो पढ़ेंगे और उनको अधिक बोलने का अवसर मिलेगा, अध्यापक को कम बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब यहाँ पर विद्यार्थी केंद्रित कक्षा ये कही जाएगी। तो ए विकल्प ही यहाँ आपका सर्वोत्तम विकल्प है, सबसे सही विकल्प है। तो 9वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न, शिक्षक छात्रेभ्यः, कोई अध्यापक है जो छात्रों के लिए क्या करता है? सहपाठस्य कार्यम दत्वा, सहपाठ का कार्य दे देता है। सहपाठ का कार्य मतलब है कि कुछ समूह बना दिए और समूह बना करके उसने कहा कि तुम लोग आपस में इस पाठ को पढ़ो, इस पाठ को समझो, पाठ से प्रश्नोत्तर एक दूसरे से करो, है ना। तो शिक्षक छात्रों के लिए सहपाठ का कार्य देकर के कक्षायाम विभिन्न समूहेषु तान उपवेशयते, कक्षा में विभिन्न समूहों में उन सभी को बैठा देता है। सहसा एकः, सहसा मतलब अचानक, एक अभिभावक तत्र परिभ्रमण समय, वहाँ पर घूमते हुए जा रहा था, उधर से निकल रहा था, और घूमते समय उसने अभिभावक ने देखा, क्या देखा कि छात्रान समूहेषु उपविष्टान, छात्र समूहों में बैठे हैं, जहाँ तहाँ एक टोली बनाए बैठे हैं, और
शिक्षकम च समूहान मध्य चलंतम पश्यत, उसने देखा कि शिक्षक भी पढ़ा नहीं रहा है, खाली उन समूहों के बीच में इधर से उधर घूम रहा है, टहल रहा है, चल रहा है। एवं स्थितिम दृष्टा सह असंतुष्टः सन, अब ऐसी स्थिति देख करके कि बच्चे जहां तहां टोली बनाए बैठे हुए हैं, अध्यापक भी आराम से मस्ती में घूम रहा है, ऐसी स्थिति देख करके अभिभावक असंतुष्ट हो जाता है, नाराज हो जाता है, और नाराज होकर के सह किम कुर्यात, वह उसको क्या करना चाहिए। ऐसा दृश्य विद्यालय का देखने के बाद अभिभावक नाराज हो जाता है, अब उसको क्या करना चाहिए। अभिभावक स्वसंतानस्य विभागम परिवर्तयितुम प्राचार्य समीपे निवेदनम कुर्यात्, अभिभावक को चाहिए कि वह अपने संतान के विभाग को परिवर्तित करने के लिए, मतलब जिस कक्षा में है, जिस सेक्शन में है, जिस अनुभाग में है, उससे दूसरे अनुभाग में ले जाने के लिए प्राचार्य समीपे निवेदनम कुर्यात्, प्राचार्य के पास जाकर के निवेदन करना चाहिए, भाई ये अध्यापक पढ़ाते नहीं, दिन भर घूमते रहते हैं, बच्चे इधर उधर बैठते रहते हैं, तो हमारे बच्चे का अनुभाग बदल दिया जाए। या अभिभावक तस्मात् विद्यालयात बालान प्रत्याहरेत, अभिभावक को चाहिए कि वह उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल ले, उसका नाम पृथक करवा ले। अभिभावक शिक्षकस्य विरोधम प्राचार्यं प्रति निवेदयत, अभिभावक शिक्षक का विरोध करने के लिए प्राचार्य से निवेदन करेगा, मतलब शिक्षक की शिकायत करेगा प्राचार्य से। या अभिभावक से शिक्षक के विश्वासः स्यात्, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास है कि शिक्षक कभी कुछ गलत नहीं करेगा बच्चों के साथ, वो बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाएगा, तो ऐसा विश्वास है, इसलिए शिक्षकेन सह तत्समस्या विषय वार्ताम कुर्यात्, उसे शिक्षक के साथ उस समस्या के विषय में वार्ता करनी चाहिए कि भाई क्या कारण रहा कि सारे बच्चे इधर उधर टोली बनाकर बैठे और आप भी घूम रहे थे, क्या कारण था, इस विषय में अध्यापक के साथ अभिभावक को चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति देखता है कोई अभिभावक कि बच्चे बैठे हैं समूह बना करके, अध्यापक घूम रहा है, तो उसको इस अव्यवस्था को देख करके क्या करना चाहिए, अभिभावक को चाहिए कि वह शिक्षक पर उसको विश्वास है, इसलिए शिक्षक के साथ इस संबंध में बातचीत करनी चाहिए। डी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ रहा है 11वां प्रश्न, और 11वां प्रश्न क्या कहता है, 11वां प्रश्न है विभिन्न विषयाणाम ज्ञानस्य कृते विद्यार्थिनः मातृभाषायाः उपयोगः, विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को मातृभाषा का उपयोग क्या होता है। जब मातृभाषा का उपयोग करके विद्यार्थी अनेक विषय सीखते हैं, विभिन्न विषय सीखते हैं, तो उनके द्वारा किया जो मातृभाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो क्या करता है, क्या वो मातृभाषा का प्रयोग ज्ञान प्राप्त सहाय्यम करिष्यति, ज्ञान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, या इतर भाषाणाम विषयाणाम च अधिगमे बाधकः भविष्यति, मातृभाषा से अलग विषयों को सीखने में समझने में बाधा उत्पन्न करता है, अन्यासाम भाषाणाम ज्ञानार्थम विघ्नं जनयिष्यति, अन्य भाषाओं के ज्ञान में विघ्न उत्पन्न करता है, या फिर संस्कृत भाषायाः कक्षायाम अनुमोदितः न स्यात्, मातृभाषा का प्रयोग संस्कृत विषय की कक्षा के लिए अनुमोदित नहीं है, मतलब अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर हमें पता है, हम जानते हैं कि मातृभाषा का प्रयोग जो होता है वो ज्ञान प्राप्ति में क्या होता है, सहायक होता है, अतः ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है रिया मोहितश्च, रिया और मोहित पंचम कक्षायाम विकलांग छात्रौ स्तः, रिया और मोहित 5वीं कक्षा के विकलांग छात्र हैं। तत्र शिक्षकः, वहाँ पर शिक्षक तयोः कृते भिन्नायाः विशिष्ट कक्षायाः कृते प्राचार्येण सह चर्चां कुर्यात्, रिया और मोहित 5वीं कक्षा के विकलांग छात्र हैं, तो उनके लिए भिन्न विशिष्ट कक्षा हेतु प्राचार्य के साथ अध्यापक को चर्चा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कि ये विकलांग हैं, इनके लिए अलग से कोई विशिष्ट कक्षा चलाई जाए, या सर्वेषां विद्यार्थिनाम आवश्यकता अनुरूपम विद्यालयः समावेशी स्यात्, सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप विद्यालय समावेशी होता है, इति मत्वा तयोः समावेशम कुर्यात्, ऐसा मान करके रिया और मोहित को उसी कक्षा में उसे समावेशन करवाना चाहिए, मतलब प्रवेश दिलवाना चाहिए। तो
अगला विकल्प पढ़ लेते हैं। खैर हालांकि बी विकल्प सही उत्तर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समावेशी कक्षा की बात की जा रही है और समावेशी कक्षा में हर स्तर के छात्र, वो उच्च उपलब्धि प्राप्त भी हो सकते हैं, उसमें मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, सामान्य बुद्धि भी हो सकते हैं, और ये सारे छात्र एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी। तो दूसरा विकल्प हमारा सही है। हालांकि तीसरा और चौथा विकल्प देख लेते हैं। तौ प्रति सहानुभूति प्रदर्शय, उन दोनों के प्रति अध्यापक सहानुभूति का प्रदर्शन करके तयोः कृते, उनके लिए विशेष यत्नम कुर्यात, विशेष प्रयास करे, अधिक सुविधा च दद्यात्, और उन बच्चों को अधिक सुविधाएं प्रदान करे, नहीं होगा ये। तयोः अभिभावकैः सह चर्चां कृत्वा भिन्न विद्यालयं प्रति गन्तुम् उपदिशेत, क्या उनके अभिभावक के साथ चर्चा करके उनको दूसरे विद्यालय जाने के लिए उपदेश दे। दोनों, ये तीसरा और चौथा और पहला, ये तीनों विकल्प गलत हैं। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसको भी देख लेते हैं। 13वां प्रश्न आ रहा है, उत्तम लेखने एतत् न आगच्छत। जो उत्तम लेखन होता है, उत्तम लेखन में एतत् न आगच्छत, यह नहीं आता है। क्या नहीं आता है? क्या योग्य पदानाम चयनम, क्या उत्तम लेख में योग्य पदों का चयन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या विचाराः उपस्थापनम च, विचारों का उपस्थापन नहीं होना चाहिए? मतलब हम पहले विचार करें, विचार उत्पन्न करें, उसके बाद हम उन विचारों को वहाँ पर हम स्थान प्रदान करें, बिल्कुल होना चाहिए। व्याकरणगत शुद्धता, क्या व्याकरण से संबंधित शुद्धता नहीं होनी चाहिए? भी होनी चाहिए। केवलम उत्कृष्ट हस्तलेखा, पूछा गया है, प्रश्न में कहा गया है उत्तम लेखने एतत् न आगच्छति, उत्तम लेखन में यह नहीं आएगा, नहीं आएगा तो निषेध की बात की गई है, और निषेध की बात की गई है तो हमारा विकल्प भी निषेध वाला होगा। जो हमारा केवल शब्द होता है, मात्र शब्द होता है, ये निषेधात्मक माने जाते हैं, गलत माने जाते हैं। और कहा जा रहा है कि उत्तम लेख में क्या केवल उत्कृष्ट हस्तलेख ही आएगा? आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसमें विचार आप कैसे भी लिख दें, कैसे भी गलत सलत विचारों को स्थान दे दें, तो क्या आपका लेख सही माना जाएगा? कतई नहीं सही माना जाएगा राइटिंग के आधार पर। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। उत्तम लेखन में यह नहीं आता है। क्या नहीं आता है? केवल उत्कृष्ट हस्तलेख। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। शिक्षिका कक्षायाम, शिक्षिका है कोई जो कक्षायाम अपनी कक्षा में स्थिता नाम वस्तु नाम नामान, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में स्थित वस्तुओं के नामों को करगद पट्टिकायाम लिखित्वा, कागज की पट्टी पर लिख करके वस्तु नाम ऊपर आरोपयति, उन वस्तुओं के ऊपर आरोपित कर देती है, चिपका देती है। कोई अध्यापिका अपनी कक्षा में जो स्थित वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के नामों को कागज की पट्टी पर लिख करके वस्तुओं के ऊपर चिपका देती है। एवं सा, इस क्रिया से वो क्या करती है? छात्राणाम शुद्धवर्तनी ज्ञानम कारयति, क्या बच्चों को शुद्धवर्तनी का ज्ञान करवाती है? या कक्षाम व्यवस्थिताम करोति, अपनी कक्षा को व्यवस्थित करती है? या फिर कक्षायाः वातावरणम मुद्रित पठन सामग्री मयम करोति, अपनी कक्षा के वातावरण को मुद्रित पठन सामग्री मय करती है? अथवा पर्यावरण विज्ञान से पाठनम करोति, पर्यावरण विज्ञान का पाठन करती है। तो जब कक्षा में स्थित वस्तुओं के ऊपर उनके नामों को लिख दिया जाता है तो इससे कक्षा का वातावरण कैसा हो जाता है? मुद्रित हो जाता है। अतः यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ रहा है, अंतिम प्रश्न आपके सामने, और 15वां प्रश्न है, षष्ठ कक्षायाः भाषायाः शिक्षिका, छठी कक्षा की भाषा की शिक्षिका है जो स्वछात्रेभ्यः, अपने छात्रों के लिए परस्परम पुस्तिका नाम आदान प्रदानम कर्तुम निर्देशते, परस्परम मतलब आपस में पुस्तिका का अर्थात अपनी कॉपी का आदान प्रदान करने के लिए कहती है। तथा तत्रत्य त्रुटि नाम अन्वेषणम कर्तुम सूचयति, और उन पुस्तकों में जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों का अन्वेषण मतलब खोज करने के लिए कहती है। एतेन सा कस्य अभ्यासम कारयति, इससे वह किसका अभ्यास करवाती है? छठी कक्षा की भाषा की शिक्षिका अपने छात्रों को निर्देश देती है कि वे आपस में एक दूसरे से अपनी कापियां बदल लें, अपनी किताबें बदल लें, और उनमें जहां जहां त्रुटियां हैं उनकी खोज करें, त्रुटियों को ढूंढें। इस प्रक्रिया से, इस क्रिया से वह किसका अभ्यास कराना चाहती है? सह अध्ययन का अभ्यास कराती है,
पठन का अभ्यास कराती है, समकक्षाणाम संशोधन से अर्थात अपने सहपाठियों से ही संशोधन का कार्य कराती है, या प्रतिपुष्टेह प्रदान से प्रतिपुष्टि का प्रदान करने का कार्य करवाती है। तो जब बच्चे ही एक दूसरे की कापियां लेकर के उसमें त्रुटियां खोजते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समकक्षाणाम संशोधनम, मतलब अपने सहपाठियों के द्वारा ही एक दूसरे का संशोधन करना, एक दूसरे की त्रुटियों को दूर करना, अर्थात ये क्या है? पीर करेक्शन है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही उत्तर सी है। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर सी हमें मिल चुका है और इस प्रश्न के साथ ही ये श्रृंखला हमारी यहीं पर संपन्न होती है। जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, और उम्मीद करते हैं कि इसमें आए हुए सभी प्रश्न आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे और आपका जो अध्ययन है, आपकी जो तैयारी है अच्छी चल रही होगी। तो पुनः हम मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक निवेदन जरूर करना चाहेंगे, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों तक भी पहुंचाने में हमारा सहयोग कीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको ज्ञापित करते हुए हम विदा लेते हैं अगली क्लास लेकर आने के लिए। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, आभार।